सुप्रभातम एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम नया टॉपिक लेके चल रहे हैं, वो है हमारा है समास प्रकरण। ठीक है, और समास प्रकरण के अंदर समास क्या होता है इसकी परिभाषा से लगा करके सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जो आपको 8, 9, 10, 11 और 12 क्लास तक अगर आप समास लेते हैं तो उसको चारों का मैं ऐसे टॉपिक बताऊंगा चारों क्लासों में आपके काम आ जाए। ठीक है, सबसे पहले समास प्रकरण जो है उसकी अगर बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले इसके लिए एक परिभाषा दी गई है, सम सनम समासम। सम सनम समासः, सम सनम समासः। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। किसी को कोई बड़ी चीज़ है उसको छोटा करके लिखने को हमने समास कहा है। अब इसमें दो चीज़ें होती है, समास और समास विग्रह। ठीक है, तो इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अलग अलग क्लास के हिसाब से अलग अलग रहेगा, मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है ना, समझना ध्यान से आपको। अब सबसे पहले देखिए इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने भी बताया था, सम सनम समासम, संक्षिप्तीकरण करना ही समास है। उसी प्रकार एक परिभाषा यहाँ और दी गई है, अनेकेषाम पदानाम एक पदीम भवति समासः, अर्थात अनेक पदों का एक पद हो जाना ही समास है। बहुत सारे बड़े बड़े पद हैं, अनेक, उनका एक हो जाना ही क्या कहलाता है, आपका समास कहलाता है। परस्पर आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द को के मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे दिनम दिनम प्रति, इतना बड़ा है, दिनम दिनम प्रति, तीन चीज़ दे रखी है। इसका शॉर्ट में अगर दे दिया है प्रतिदिनम, तो भी इसका अर्थ होता है, क्या होता है, दिनम दिनम। तो इसको आपको समझना है कि बड़ी चीज़ को छोटा करके लिखने को हमें समास कहा गया है। दो परिभाषाएं यहाँ बताई मैंने आपको, सम सनम समासः या अनेकेषाणाम पदानाम एक पदम भवति समासः। अब अगली बात जो करते हैं उसमें आती है कि समस्त सामासिक पद को अलग अलग करके, समस्त जितने भी सामासिक पद होते हैं, जैसे प्रतिदिनम, ये सामासिक पद है, सामासिक पद है, पूरा पद को सामासिक पद कहते हैं। उसको अलग अलग मध्य में लुप्त कारक चिन्ह, इसमें जो बीच में जो कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, उन कारक चिन्हों को प्रकट करने और लिखने का जो विग्रह, उसको क्या कहते हैं, विग्रह। मैंने बताया था एक समास होता है, एक समास विग्रह। समास विग्रह में तो पूरा बड़ा होता है और समास के अंदर छोटा होता है। विग्रह के लिए समस्त सामासिक पदों के दो प्रकार के बताए गए थे। पहला पद होता है पूर्व पद, पहला व प्रथम भाग, और उत्तर पद यानी द्वितीय दूसरा भाग होता है। आगे वाला जो होता है उसको हम प्रथम पद कहते हैं और पीछे वाले को हम कहते हैं उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं समास के भेदों के बारे में, प्रकार के बारे में। वैसे जनरली जो बात करते हैं, है ना, हम जो 8 क्लास तक हमने पढ़ रहे हैं, 8 क्लास में हम पढ़ रहे थे, 8 क्लास में तो यही पढ़ रहे हैं कि हमारे पास समास के 6 भेद है। कितने भेद है, 6, 7 में पढ़ा होगा, 6 ही भेद है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि समासः द्विविधाः, समास के 2 भेद बताए गए हैं। कौन, एक तो केवल समास और एक विशेष समास। केवल समास में ये 11-12 की बात है, जिसको आपको समझना नहीं है, केवल जनरल नॉलेज के लिए कि मुख्यतः कितने भेद है, तो 2 भेद है, केवल समास और विशेष। विशेष समास हमें पढ़ना है, विशेष समास हमारे कोर्स में है, केवल समास नहीं है। देखिए यहाँ पर आ गया है, देखिए समासः पंचधा, समास जो है 5 भेद, ये 12th क्लास की बुक में दे रखा है, मैंने वहीं से लिया है, तो आपके सब में काम आएगा। केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब बात यह करनी है, केवल समास जो भी हमारे काम नहीं आएगा, ये 11th-12th में काम आता है ना, 8th, 9th और 10th में जो काम आता है, यहाँ से पहला समास यहाँ कहेंगे अव्ययभाव समास। तत्पुरुष समास, इसके 2 भेद और हैं। तत्पुरुष का एक तो आपका कर्मधारय समास होगा, तत्पुरुष का ही एक भेद है कर्मधारय। ठीक है, और दूसरा इसका एक भेद है द्विगु। ठीक है, ये द्विगु। तो इस प्रकार से अपन गिनेंगे यहाँ से, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस प्रकार 6 भेद हो जाएंगे, द्वंद्व और बहुब्रीहि कर करके। बात समझ में आ गई होगी हमारे पास, वापस समझा रहा हूँ, समझना। केवल समास 11-12 क्लास में है। पहला यहाँ से करेंगे अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये जो तत्पुरुष समास है, इसके 2 भेद दे रखे हैं। क्या दे रखे, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इस प्रकार से हमारे पास कितने समास के भेद हो गए, 6 भेद हो गए हैं। मैं जो आपको नोट्स भेजूंगा, वो नोट्स में वो 6 भेदों के बारे में, केवल समास के बारे में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में और स्वीट में आपको आंसर आ जाएगा जो PDF में नोट्स भेजूंगा। ठीक है, जो 9th क्लास 10th क्लास में काम आने वाले हैं। अब बात होती है आपकी समास का तात्पर्य क्या होता है, तो मैंने पहले ही बता दिया सबसे स्टार्टिंग में। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण करना, शॉर्ट करना, किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके लिखना। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर बने हुए एक नवीन शब्दों, सार्थक शब्दों को हम समास कहते हैं। 2 अलग अलग बड़े शब्द है, उसको छोटा करके लिखना समास कहलाता है। जैसे हमारे पास है रसोई के लिए घर, तो इसे हम क्या कहेंगे, रसोई घर। शॉर्ट में कह रहे हैं ना, रसोई घर, और रसोई के लिए घर है, बीच में के लिए चिन्ह है, वो लुप्त हो गया, इसलिए इसको कहते हैं। ठीक है, फिर आप बात करते हैं समास विग्रह किसे कहते हैं। समास विग्रह की बात करोगे तो सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह करना। हमें जो राजपुत्र था, मूल सामासिक पद क्या है, राजपुत्र। अब इसका समास विग्रह करना है तो क्या बनेगा, राजा का पुत्र। यहाँ पर का चिन्ह आ गया, ये का चिन्ह जो है ये विग्रह के लिए काम में लिया जाता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है।
चलिए, अब सामासिक शब्द क्या होता है? सामासिक, ये तो समास विग्रह के बारे में पढ़ा। सामासिक शब्द जब कोई बड़े वाक्य को छोटा करके एक बात की में बताते हैं, अपन इसको यूँ कह सकते हैं, वन वर्ड में जो बताते हैं, तो ना उसे हम क्या कहते हैं? सामासिक पद कहते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। ठीक है, समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। जैसे वो था ना राजा का पुत्र, तो अब ये राजा का जो था वो लुप्त, यहाँ पर क्या हो गया? बंद हो गया वहाँ पर। ठीक है, तो राजपुत्र बन गया राजा का पुत्र का, है ना। अब बात आती है पूर्व पद और उत्तर पद में। ना पहले बताया, आगे वाले को पूर्व पद बोलते हैं, पीछे वाले को राजा का पुत्र है, तो राजा का जो है ये पूर्व पद हो गया, पुत्र जो हो गया ये उत्तर पद हो गया है। इसी के बारे में यहाँ बताया गया नीचे। समास के दो पद या शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, तो गंगा जो है पूर्व पद है, जल है इसमें क्या है? उत्तर पद है। वो तो आसान बात है। अब देखिए वापस वही यही बता रही, समास के भेद की बात करते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। अविभाज्य समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास, ये चार बताए गए। 1, 2, 3 और 4। एक केवल समास जो बताया गया, इसको अपने को भी नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर जो तत्पुरुष समास दे रखा है, इसके दो भेद और एक कर्मधारय और द्विगु, ये याद रखना। ये मैंने आपके नोट्स में दे रखा है, ठीक है ना, PDF जो भेजा है उसमें। क्लियर हो गया? यहाँ पर 6 भेद बताए गए। मुख्यतः 4 भेद हैं और तत्पुरुष के ही 2 भेद और हैं, कर्मधारय और अगर केवल समास भी आता है तो वो भी राइट है। ठीक है ना। चलिए, अब आज हम पढ़ेंगे अविभाज्य समास के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन 101%, 1 या 2 क्वेश्चन अविभाज्य समास में से आपके 6 से लगा करके 10th क्लास में आता ही है। बोर्ड का एग्जाम हो, 8th का हो या 10th का हो, 100% इसमें से आपका एग्जाम आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए अविभाज्य समास होता क्या है? ठीक है ना, जैसे नाम से ही ज्ञात हो रहा है मैं अविभाज्य समास के बारे में। प्रायेण पूर्व पद प्रदान अविभाज्य समास, प्रायः जो पहला पद जहाँ पर प्रदान हो, है ना, हम अविभाज्य समास कहते हैं। इस समास में प्रायः पूर्व पद प्रदान होता है। पूर्व पद का मतलब समझ गया? पहले आगे वाले पद का महत्व होता है, उसको देखकर ही सब कुछ डिसीजन होता है। देखते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर अविभाज्य समास है। इस समास में पहला पद कोई अव्यय हो सकता है, उपसर्ग हो सकता है, कोई निपात हो सकता है, आदि शब्द हो सकते हैं, और दूसरा कोई भी संज्ञा शब्द होता है। फिर दोनों आपस में मिलकर के एक अवयव बन जाता है। अब देखिए, तो पहला पद अवयव या अवसर होगा, लेकिन जब दोनों मिल जाने के बाद में पूरा शब्द कहलाएगा, वो एक अवयव बन जाएगा। अवयव हो जाने के से किसी भी अविभाज्य शब्द के रूप नहीं चलते, क्योंकि अविभाव के कोई शब्द रूप चलते ही नहीं। और समास पद सदैव जो है नपुंसक लिंग एक वचन में ही रहेगा। ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा पद सामासिक पद बनने पर पूरा अवयव कहलाएगा, और ये हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में चलता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं अवयव। किसी भी लिंग, वचन, विभक्ति, पुरुष में सदैव अपरिवर्तित, कोई परिवर्तन जहाँ नहीं होता है। ठीक है ना। जैसे मैंने पूछा अत्र बालिका आगच्छति, है ना, अत्र बालका आगच्छति, अत्र जो है ये अवयव है। लड़के के लिए भी अत्र आएगा, लड़की के लिए भी अत्र आता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है। अब आगे बात करते हैं हम इसी में अविभाज्य समास में ही, कि निम्न अवयव प्रयुक्त किए गए बहुत अलग अलग अर्थ में, विभक्ति के अर्थ में, समीप के अर्थ में, समृद्धि के अर्थ में, वृद्धि के अर्थ में, अभाव के अर्थ में, अत्यय के अर्थ में, असंप्रति के अर्थ में, प्रादुर्भाव के अर्थ में, पश्चात के अर्थ में, योग्यता के अर्थ में, विप्सा के रूप में, अनतिक्रम, इस प्रकार बहुत सारे 16-17 रूप में बता गया है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट 10th क्लास तक जो बताए गए हैं वो केवल 6 ही है, जो मेरे आपको नोट्स में भेज रहा हूँ। लेकिन मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा और पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, नॉलेज के लिए। लेकिन मुख्यतः जो मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ, उस नोट्स में मैंने केवल 6 अविभाज्य समास के बारे में बता रखा है, और वही आपके एग्जाम में उसमें से ये क्वेश्चन अविभाज्य समास में 100% आएगा, 6 या 7 है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपन इसको पढ़ने का। सबसे पहले विभक्ति का अर्थ में कैसे होता है? ठीक है, जब किसी समस्त पद में प्रथम पद अधि लगा हुआ हो, क्या जाओ अधि, आगे अधि उपसर्ग लगा हुआ हो, अवयव हो, वहाँ अविभाज्य समास बन जाता है। क्योंकि पहला पद जहाँ अवयव होगा, पहला पद को देख के पहचान लेंगे अधि लगा हुआ है, अविभाज्य समास है। तो ऐसे पदों को विग्रह करते समय दूसरे पद में सप्तमी विभक्ति, अब जब से ही अधि आया, अधि के आगे जो भी शब्द आएगा संज्ञा शब्द, तो उसका क्या लगा लेंगे? सप्तमी विभक्ति लगा लेंगे, और लास्ट में इति शब्द लगा करके उसको बना देंगे। जैसे देखिए अधि है, अधि आते पहचान लिया कौन सा समास? अविभाज्य समास है। अधि का तो बन जाएगा आपका इति, क्या बन गया? अधि का तो आपका बन गया इति। और ये पीछे जो हरि शब्द है इसमें सप्तमी विभक्ति, कौन सी विभक्ति लग जाएगी? सप्तमी। ठीक है, सप्तमी विभक्ति एक वचन लगेगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन लग जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया? अधिहरो। अब तो देखिए वापस, देखिए भली, देखिए वापस देखिए, अधि विष्णु, अधि का तो क्या बन गया? इति, अधि का तो बन गया ये, अधि का तो इति, और विष्णु शब्द की सप्तमी विभक्ति। अब यहाँ पर शब्द रूप का याद होना बहुत आवश्यक है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ 6, 7 से ही, 8 से ही, कि आपको शब्द रूप याद होना चाहिए। अब यहाँ जब तक अपने को गुरु शब्द याद नहीं, गुरु गुरु गुरुआ पद्मा, गुरुम गुरु, गुरु द्वितीया, गुरुणा गुरुव्याम, गुरु गुरुवे गुरुव्याम, गुरु चतुर्थ्या, इस प्रकार सप्तमी विभक्ति में गुरु होता है। तो यहाँ पर विष्णु का विष्णु हो गया। यहाँ ये ध्यान रखना है कि सप्तमी विभक्ति एक वचन आता है, तो ये हो जाएगा आपका विष्णु, और अधि का बन जाएगा इति। बहुत ईजी है अगर शब्द रूप याद है आपको। अधि रामम, राम की सबको याद है, क्या होती है सप्तमी विभक्ति? एक वचन रामे, रामे इति। इस प्रकार से आपका ये
अधि का हो गया, आता है ये अधि वाला बहुत बार कितनी बार आता है, ठीक है। चलिए दूसरा आता है समीप के अर्थ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समीप के अर्थ में जब किसी समस्त पद में प्रथम पद क्या आ जाए, उप आ जाए, कौन सा आ जाए, प्रथम पद उप अव्यय हो, वहाँ पर भी अव्ययभाव समास होता है। और विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब विभक्ति का अपने को ध्यान रखना है। और देखिए कैसे, उपगंगम, उप आया, उपगंगम आया, उप का क्या बन जाएगा, समीपम, उप का तो बना दिया समीपम। और गंगा शब्द है यहाँ पर, गंगा की षष्ठी विभक्ति लगानी है, तो सब एक वचन, तो क्या होगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होगी, षष्ठी विभक्ति, ठीक है ना, एक वचन, तो गंगाया समीपम। उप नदी, नदी की षष्ठी विभक्ति क्या होगी, नद्या समीपम। उप गिरी, गिरी की क्या होगी, गिरे समीपम। इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति एक वचन तो इन तीनों में लग गया, और लास्ट में क्या हो गया, समीपम। ये समीपम किसका बना, उप का बना। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान देके आप समझे, इसको पढ़े, और आपको मैंने नोट्स में भेज दिया है। उदाहरण आपको अलग से और करने मैंने कम दिए, बिल्कुल कम उदाहरण दिए, क्योंकि वर्क कम देने के चक्कर में मैंने कम ये उदाहरण कम दिए हैं। यहाँ मैं पूरा दे रहा हूँ आपको वीडियो में, इसमें से आप लिख सकते हो, उधर स्टॉप करके वीडियो को यहाँ से उदाहरण ले लेना चाहिए तो आपको। अब बता समृद्धि का, समृद्धि का वैसे इतना नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। देखिए कैसे होता है, इस अर्थ में सु उपसर्ग आता है, आगे क्या था, सु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति लगा करके समृद्धि शब्द बाद में लिख दिया जाता है। सुमद्रम, तो इसमें क्या होगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, मद्राणाम समृद्धि। सुविप्रम, तो विप्राणाम समृद्धि। स्वार्यम, तो आर्याणाम समृद्धि। यहाँ समृद्धि, समृद्धि, सु का तो समृद्धि बन गया, और इसके जो पीछे शब्द में षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी और कब लगेगी, और उस अवयव का क्या अर्थ होगा, बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये लिखी हुई ऊपर भी है और मैं अलग से समझा भी रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला आता है वृद्धि के अर्थ में। तो वृद्धि के अर्थ में, इस अर्थ में दूर और दुस दोनों अवयव आता है, दूर भी आता है, दुस, दोनों अवयव के सेम प्रयोग किया जाता है शब्दों के लिए। और विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति लगाकर वृद्धि शब्द का लगाना है, वैसे क्या, तो दुर्वनम, तो दूर यौवनम है, क्या है, दूर यौवनम। यौवनम का होगा यौवना नाम वृद्धि, यौवन का हो गया यौवना नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और दूर का क्या हो गया, वृद्धि। दुर्हुणम, तो हुणा नाम वृद्धि। और दूर चोलम, तो चोला नाम वृद्धि। बात समझ में आ गया होगी, पीछे वृद्धि लग गया है, और दूर का क्या हो गया, नाम लगाना है षष्ठी विभक्ति लगा करके, ठीक है। तो ये दूर वाला आता है, दूस वाला आता है, तो आप आराम से कर लेंगे। अभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभाव वाला एग्जाम में पूछते हैं, है ना। इसके लिए निरुपसर्ग या निसुपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि देखिए आपको दिमाग में चीज़ आ रही होगी, सर निस और नीर दोनों क्यों है, कि क्योंकि ये सजु स्वरू सूत्र से स का फिर र बन जाता है, और र का फिर हल ऊपर र बन जाता है, इसलिए यहाँ पर निस और निर दोनों को दूसरा दूर समान बताया गया है। तो यहाँ उपयोग होता है विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी जगह, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके अभाव शब्द लिख लिया जाता है। कौन सा कहता है, अभाव। देखिए निर्मक्षिकम, मक्षिकम, मक्षिका यानी मक्खी, तो मक्षिका नाम अभाव। निर्गुणम, तो गुणा नाम अभाव। निष्फलम, फला नाम अभाव। सब में अभाव, अभाव तो किसका गया, निर का। और जो मूल शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति लग गई, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो आसानी से कर लेंगे आप, इसमें कुछ भी आ जाए भली, निर लगा हुआ हो, उसके पीछे जो भी आएगा उसमें षष्ठी विभक्ति लगा देंगे। षष्ठी विभक्ति लगाने के बाद निर का क्या बना देंगे, अभाव बना देंगे। ये क्लियर हो गया आपका, इजी है, इसमें कुछ नहीं, बस केवल याद रखने की बात है कि दूर का क्या बनेगा, अभाव बनेगा, दुष् का क्या बनेगा, वृद्धि बनेगा। तो अपने को याद रखना है ये कि ना, उप का क्या बनेगा, समीपम बनेगा, अधि का क्या बनेगा, इति बनेगा, कौन सी विभक्ति लगेगी। ये 2-4 बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जाता है पश्चात, या है ना, पश्चात। अब यहाँ पर पश्चात है ना, ये पश्चात, इसमें अनु अवयव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति लगा करके पश्चात शब्द लगा देते हैं, अनु की जगह पश्चात। अनु विष्णु, अब यहाँ वापस वही बात हो गई, विष्णु का हो गया विष्णु, और क्या हो गया पश्चात, षष्ठी विभक्ति में विष्णु होता है, विष्णु पश्चात, तो अनु विष्णु पश्चात। अनुहरि, हरे षष्ठी विभक्ति हरे और पश्चात लगा दिया। अनुराम, तो रामस्य पश्चात, तो षष्ठी विभक्ति लग करके पश्चात लग जाएगा। और अनु का एक योग्यम अर्थ में भी होता है, अनु का 2 अर्थ में होता है। एक होता है अनु का जिसमें कहा गया है पश्चात अर्थ होता है, क्योंकि वहाँ होता है किसी का नाम, तो संज्ञा शब्द होता है पीछे, तब तो हम पश्चात लगाते हैं। और गुणवाचक शब्द होगा तब हम, भाववाचक शब्द होगा तो हम इसमें लगा लेंगे अनु का योग्यम। चलिए एक और देखते हैं इसमें अपना, ये रहा योग्यम वाला, है ना, ये अनु वाला जो मैं बता रहा था आपको, योग्यता अर्थ में भी इस अनु का प्रयोग करते हैं। पहले पश्चात अर्थ में था, या अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दिमाग में, मैंने आपको बताया। विग्रह करते समय हम षष्ठी विभक्ति लगा करके योग्यम शब्द लगाएंगे। अनुरूपम, देखिए पहले था अनु विष्णु, विष्णु नाम था, तो अपने पश्चात विष्णु पश्चात कर दिया। अब अनुरूपम, यहाँ षष्ठी विभक्ति रूप की होगी, रूपस्य योग्यम। अब योग्यम क्यों लगाया, क्योंकि ये एक भाववाचक है, रूप कोई नाम नहीं है, रूप बल आदि नाम नहीं होने के कारण यहाँ पर योग्यम लगाया गया है ना। अनुरूपम का रूपस्य योग्यम। अनुकूलम, कुल किसी का कोई नाम नहीं है,
ये भी एक गुणवाचक भाववाचक कुल का नाम है पूरा, तो कुलस्य योग्यम हो जाएगा। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा अनु के दो अर्थ हो गए, पश्चात और योग्यम। तो कब लगाना है ये आपको ध्यान रखना है। अगला विप्सा अर्थ में, विप्सा का मतलब होता है उसी शब्दों को दो बार लिखना है। विप्सा इस अर्थ में प्रति उपसर्ग का प्रयोग कहता है। विप्सा का मतलब प्रति, आगे जहाँ लगा होगा प्रति, तो विप्सा मतलब दो बार प्रयोग करना। विग्रह करते समय उत्तर पद को दो बार लिख करके तो फिर प्रति शब्द लगा दो। जैसे प्रतिग्रामम, प्रति लिखा हुआ है तो प्रति का तो प्रति रहेगा, लेकिन ग्रामम जो है इसको दो बार लिख लो, ग्रामम ग्रामम प्रति। प्रति अक्षरम तो अक्षरम अक्षरम प्रति, प्रति दिनम 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 प्रति, प्रति क्षणम 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 प्रति। डबल बार लिखना, प्रति आते ही पीछे वाले शब्द को दो बार लिख करके प्रति लगा लो, सबसे ईजी। और ये भी आता है एग्जाम में बहुत बार, ठीक है। अगला आता है अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य का मतलब होता है अनुगति का अनुसार, अनतिक्रम्य का मतलब होता है अनुसार। इस अर्थ में यथा अवयव का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति लगा करके उसके अनतिक्रम्य शब्द लग दिया जाता है। जैसे यथा शक्ति, तो यथा का तो बन जाएगा अनतिक्रम्य, और शक्ति में लग जाएगा द्वितीय विभक्ति, और ये पहले आ जाएगा शक्ति, तो शक्तिम अनतिक्रम्य, ठीक है। यथा राम रामम अनतिक्रम्य, ठीक है। यथा यथोचितम, ठीक है ना, तो उचित आ गया, यार संधि हो रही है यहाँ पर, गुण संधि, तो उचितम अनतिक्रम्य। तो कुछ भी आ जाए यथा आने के बाद में जो भी शब्द आएगा उसमें हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे और यथा का अनतिक्रम्य लगाएंगे। बहुत आसान है, एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यही मैंने उसमें 6-7 उदाहरण में एक ये भी है। और अगला था युगपद अर्थ। युगपद का मतलब होता है योगपद, युगपद अर्थ है ना सहितम, सहितम साथ, तो यहाँ स उपसर्ग लगेगा। कौन सा उपसर्ग लगेगा? स उपसर्ग लगने का कहता है विग्रह करते समय पद में द्वितीय विभक्ति का लगा करके युगपद अर्थ लगाते हैं। तो तृतीय लगेगा, यहाँ द्वितीय गलत शब्द गया है, तृतीय विभक्ति लगेगी। कौन सी लगेगी? तृतीय, ध्यान रखें आप, तृतीय विभक्ति। तो देखिए सचक्रम, तो चक्रेण युगपद, इस युगपद की जगह हम सहितम भी लगा सकते हैं। आपको सहितम लगाते हो तो भी सही है, इसका अर्थ सहितम भी होता है, ठीक है ना। स्वचक्रम चक्रेण युगपद, सपरिवारम परिवारेण युगपद, या परिवारेण सहितम। तो ये ध्यान रखें, आपको तृतीय विभक्ति लग जाएगी इसमें, स के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और पीछे जो है युगपद या सहितम शब्द का प्रयोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आता है लास्ट और अंतिम चीज़ है इसका, बाकी बहुत सारे हैं इसमें बताऊँ तो मैं, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है तो मैं नहीं बता रहा हूँ। और इनमें से भी मैंने जो नोट्स दिया उसमें केवल और केवल इंपॉर्टेंट ही दिया है जो आपको पढ़ना है केवल 10th क्लास तक। उसमें 8th में भी वही आएगा, 9th में भी आएगा, 10th में, और ये वीडियो 8th और 9th 10th तीनों में काम आने वाला है, ठीक है। चलिए समझ लीजिए इसको। अब लास्ट और इम्पोर्टेंट है, बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, गलती कर लेते हैं। नदीवेश्य सूत्र हैं, नदीवाचक शब्दों के साथ संख्यावाची शब्द होने पर अव्ययभाव समास हो जाता है। वैसे संख्यावाची शब्द किस में होता है? हमने पढ़ा था द्विगु समास में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि नदी अगर आ गया संख्या के बाद में किसी नदी का नाम, तो वहाँ पर हमारा द्विगु समास नहीं होकर के क्या कहेंगे, सब समास विग्रह तो द्विगु का होगा, लेकिन होगा अव्ययभाव समास में आएगा। इंपॉर्टेंट बात है, जब भी नदी का नाम आ जाए आगे संख्या हो तो वो द्विगु में न जा करके कहाँ जाएगा? अव्ययभाव समास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ लेना इसको कि पंचगंगम। अब पंचगंगम आप 5 संख्यावाची आ गया, जैसे ही हम पंच देखते हैं हम क्या रहते हैं द्विगु समास में, लेकिन ध्यान रखें पीछे क्या है? नदी का नाम है, तो क्या हो जाएगा? पंचानाम गंगानाम समास। किस में आएगा ये? समास विग्रह भी वैसे ही हो रहा है, द्विगु में होता है वैसे, लेकिन ये किस में होगा पूछा जाता है? पंचगंगम में कौन सा समास है? तो अव्ययभाव समास है। द्वियमुनम, यमुना नदी का नाम है, द्वयो यमुनयो समारः, यहाँ समास कौन सा होगा आपका? अव्ययभाव समास, न कि द्विगु। अधिकतर बच्चे द्विगु समास कर लेते हैं। तो बेटा आज की क्लास में मैंने जितना मेरी तरफ से बताने की कोशिश करी है, ठीक है, इजी और अव्ययभाव समास पढ़ा है। अगले जो वीडियो आएगा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, और क्या नाम अपना ये द्विगु समास, ये मैं इसमें ले लूँगा अगले वीडियो में। इसमें कहीं पर भी कोई भी समस्या है तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को 1-2 बार देखिएगा और नोट्स को पढ़िएगा, बहुत सरल तरीके से समझाया हुआ है, और मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। आप अगर आप मुझसे 8th में पढ़े हैं तो भी समझ में आ जाएगा, और जो बच्चे 8th में हैं नहीं पढ़े हैं मुझसे उनको भी 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।